अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख भी रहे हैं और इनमें दिया गया जितना भी काम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। माय नेम इज रदा खालिद और बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 2। मैंने लेसन नंबर 2 को स्टार्ट किया है पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर 9 तक। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज का हमारा जो लेसन है वो है लेसन नंबर 2, पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर 9 तक। ये हमारे पास जो कॉम्प्रिहेंशन दी गई है उसका नाम है पर्सनल राइटिंग। पर्सनल राइटिंग ऐसी राइटिंग को कहते हैं बच्चों जो एक शख्स ने, एक पर्सन ने खुद से लिखी है। इस बात का एक और भी नाम है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। ये वर्ड आप अपनी बुक्स में पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑटो का मतलब है ऐसा काम जो खुद से हो जाए, ठीक है, या खुद से किया जाए, दोनों सूरतों में इसको देख सकते हैं। बायोग्राफी से मतलब है ऐसी राइटिंग जो किसी एक पर्सन के बारे में लिखी जा रही है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग ऐसी राइटिंग हुई जब एक शख्स के लाइफ के बारे में, कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा जा रहा है और ऑटो का वर्ड हमें ये बता रहा है कि वो बातें वो शख्स खुद लिख रहा है, ठीक है। इसी तरह जो ये राइटिंग है पर्सनल राइटिंग, ये भी हमारी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, ठीक है। इस वर्ड को हम स्प्लिट करते हैं ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा जी, पर्सनल राइटिंग भी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है, ये तो हमें पता चल गया। अब आपकी बुक में पेज नंबर 7 के ऊपर समर्स इन मरी के नाम से, इस टॉपिक से जो राइटिंग दी गई है बच्चों, आपने इस सारे टेक्स्ट को पढ़ना है। इस टेक्स्ट को पढ़ के आपको अंदाजा होगा कि ये जो पर्सनल राइटिंग है ये किसके बारे में है। ये एक शख्स इमरान खान के बारे में है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अपने उस टाइम के बारे में बताया है जब वो क्या कर रहे थे, मरी में उन्होंने एक समर गुजारा, ठीक है। हम सब जाते हैं मरी, जब मौसम गर्म हो जाता है, समर्स की छुट्टियां होती हैं, वेकेशंस होती हैं, तो हम सब कहाँ चले जाते हैं, नॉर्थ में। बहुत सारी फैमिलीज मरी भी जाती हैं, ठीक है। तो मरी का ही एक एक्सपीरियंस है जो हमारे पास यहाँ पर लिखा है हमारी बुक में। इमरान खान ने अपने बारे में हमें बताया है। अब आपका काम यह है कि आपने इस टेक्स्ट को रीड करना है। टेक्स्ट बहुत इजी है, इसके अंदर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपने पहले ना पढ़ा हुआ हो। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें, इस टेक्स्ट को पढ़ के मेरे पास वापस आए ताकि मिलके हम कुछ वोकैबुलरी डिस्कस कर सके। तो बच्चों अब हम जो बात करने वाले हैं, हमने अब देखनी है सारी की सारी वोकैबुलरी। आपने ये सारा टेक्स्ट पढ़ लिया, आपको अंदाजा हो गया कि इमरान खान ने जो जो बातें हमें बताई हैं अपने उस पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में वो क्या थी। ऑलराइट, अब जल्दी से आप वोकैबुलरी पे आ जाएं। आपकी बुक में पेज नंबर 8 पे ये वोकैबुलरी दी गई है। द वर्ड इज कैमोफ्लेज। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, कैमो, MO की साउंड, FLA फ्ला और GE की साउंड आती है Z और H की, कैमोफ्लेज, ओके। तो इसको इस तरह आपने पढ़ना है, कैमोफ्लेज। इस बात का मतलब क्या है, टू कवर और मास्क समथिंग सो दैट इट डज नॉट शो। किसी चीज को इस तरह से कवर कर देना या मास्क कर देना कि वो नजर ना आए, ठीक है। एक तो ये पर्सपेक्टिव है, एक तो ये अंदाजा है। दूसरा, और सो दैट इट लुक्स लाइक समथिंग एल्स, या तो ये क्या हो जाए, जिस चीज के ऊपर पड़ी है वैसी की वैसी नजर आना शुरू हो जाए। अगर हम गिरगिट का वर्ड अगर यूज करें, आपको पता है गिरगिट एक एनिमल होता है, राइट। तो उस एनिमल के बारे में मशहूर है कि वो जिस भी जगह पे जाता है अपना रंग वैसा बदल लेता है, तो उसको कहा जाता है कैमोफ्लेज। अगर आप कभी गूगल पे जाके सर्च करें तो कैमोफ्लेज के नीचे आपको सबसे पहली इमेज उसी की नजर आएगी, ठीक है। इसके अलावा आर्मी का जो यूनिफॉर्म होता है वो भी कैमोफ्लेज होता है। इस बात का मतलब ये है कि जब वो मिट्टी के ऊपर लेट के या मड पे या ग्रीन एरियाज में जब होते हैं, नॉर्मली फॉरेस्ट के अंदर जहां भी वो लड़ाई कर रहे होते हैं, अपने महाज पे होते हैं, तो वहां पर उनको इजीली ट्रैक नहीं किया जाता। अब ये बात कॉन्सेप्ट समझे, टू कवर और मास्क समथिंग सो दैट इट डज नॉट शो, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए? ऑलराइट, उसके बाद आप इसके नीचे दी गई एग्जांपल के ऊपर आ जाए। यहाँ पर लिखा है मैच द डेफिनेशंस ऑन द राइट टू द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट। आपका काम ये है कि आपने इन डेफिनेशंस को, ये डेफिनेशंस लिखी हैं ब्लैक में, ठीक है, इन डेफिनेशंस को जो राइट साइड पे लिखी हैं इनको आपने मैच करना है इन वर्ड्स के साथ जो कहां से आए हैं, हमारे टेक्स्ट के अंदर से। मैंने यहाँ पर इस काम को सॉल्व करके लिखा है। मैंने ऑलरेडी इन वर्ड्स के आगे इनकी डेफिनेशंस लिख दी हैं। आप अपनी बुक पे
साथ साथ मैच करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहूँ ईगर, इस वर्ड का मतलब है कीन, तो आप इस लिस्ट में से ढूंढेंगे कि कीन कहाँ लिखा है और उसको मैच कर देंगे। ठीक है, एक तरीका ये है। एक तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप एक साइड पे, अगर आपको नंबर्स नहीं दिए हुए, इस साइड पे आप 1 2 3 4 लिख लें और दूसरी साइड पे ABCDEFG, सो दैट आप जब मैच करें तो 1 के आगे ऑलरेडी आप आंसर लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, कीन जो है ये 3 है, C पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर C लिख दें। इजी, ओके। अब मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। ईगर का मतलब है कीन, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली आप किसी चीज को देखें, ये देखें कि हमें किसी चीज के बारे में कीनली ऑब्जर्व करना है, बड़े गौर से। ठीक है, अगर हम कहें गौर करना, ठीक है, ऑलराइट। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का वर्ड इसमें नजर आ रहा है और डी की प्रीफिक्स लगी है, इसका मतलब है कि कोई काम किया जा रहा है लेकिन ऑपोजिट वे में। फॉरेस्टेशन का मतलब है दरख्त लगाना और डिफॉरेस्टेशन का मतलब है दरख्त को काटना। वेरी गुड। तो यहां पर आप ढूंढें कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। कोमोशन, कोमोशन इस वर्ड का मतलब है डिस्टर्बेंस। ठीक है, क्राफ्टी, क्राफ्टी मीन्स कनिंग, चालाक। ठीक है, आई होप बच्चों ये सारे के सारे वर्ड्स आपको इस टेक्स्ट के अंदर से भी मिले हुए होंगे और ये सारे के सारे वर्ड्स आपने मैच भी कर लिए होंगे। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कंडेम्ड। कंडेम्ड, कंडेम्ड मीन सेड इट वाज रॉन्ग। हमने ये बात अपने टेक्स्ट में पढ़ी है, दैट पुलिस वाज कंडेम्ड, यानी पुलिस के बारे में ये कहा गया था कि उन्होंने गलत किया है। सेड इट वाज रॉन्ग। sedatives, sedatives means drugs which cause sleepiness, ऐसे drugs, ऐसी दवाइयां जो खाने से क्या होता है, sleepiness, नशा आवर जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसको खाने से ट्रैंक्युलाइज कर जाएं, आप थोड़ी नींद में चले जाएं। ठीक है, तो ऐसे मेडिसिन को, ऐसे ड्रग्स को sedatives कहा जाता है। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि जो वोकैबुलरी हमने अब डिस्कस की है ये आपने अपने इस टेक्स्ट में भी पढ़ी हुई होगी और अब तक आपको इन सारे मीनिंग्स के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग फॉर डिटेल, इन दोनों के दोनों पार्ट्स की। एक बात मैं आपको बताती चलूं कि इन दोनों के दोनों पार्ट्स में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम सिर्फ उस क्वेश्चन को देखेंगे जिनके बारे में ये मशहूर है कि ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं, यानी ऐसे सवाल जो हमें सोचने पे मजबूर कर दें। ठीक है, तो ऐसे कुछ सवाल मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, पेज नंबर 9 के ऊपर ये सारी बात लिखी है। मैं यहाँ इसको लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए। Page number 9. All right. How have the changes in Murray since the 1960s affected the writer's feeling for it? आपने ये बताना है कि राइटर की, हमारे राइटर इमरान खान की जो फीलिंग्स हैं मरी के बारे में 1960 से लेकर आगे आने वाले दिनों के बारे में बदल क्यों गई हैं, कैसी फीलिंग्स रखते थे वो। Murray has been more crowded than 1960s. It was a magical spot despite losing some trees and because of landslides. यानी इन सारी बातों के बावजूद मरी क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्राउडेड होता जा रहा है। ठीक है, तो ये राइटर की फीलिंग्स इस बारे में क्या होती हैं, चेंज नहीं होती, अफेक्ट नहीं होती। ठीक है, राइटर स्टिल लव्स इट, उसको अभी भी होप है कि मरी के अंदर जो भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है या लोग जिस भी तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं आने वाले दिनों में वो बेहतर हो जाएंगे। ओके, नंबर 4, how would you describe the feeling of writer as a boy for the panther that killed a donkey in Dunga Gully? तो वो जो इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में हमने उस टेक्स्ट में पढ़ा है कि जिस पैंथर ने एक गधे को या एक डोंकी को किल किया था, मारा था, और ये इंसिडेंट क्या हुआ था, डूंगा गली के अंदर। तो आपने ये बताना है कि राइटर जब एक छोटा सा बच्चा था, यानी इमरान खान एज अ बॉय, तो उस टाइम पर उसकी क्या फीलिंग्स थी। मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, एक्साइटेड, नेक्स्ट हाउस, neighborhood, hunters, surrounding, countryside, build, mansions, writer, commotion. आप ये बताएंगे कि writer इमरान खान as a boy was very excited because in the very next house or in the neighborhood this had happened. A panther had killed a donkey. Okay. He saw hunters in the surroundings coming from the countryside and built mansions. Mansions यानी वो camouflage वाली जगह। ठीक है, writer explained us about the commotion, यानी वो जो disturbance हुई थी,
तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपने इस सेंटेंस में जो लिखे हुए देखे हैं, आपने ये सारे के सारे सेंटेंसेस इस टेक्स्ट में पढ़े हैं। आप इनसे अब क्या करेंगे, अपना आंसर बना लेंगे। ठीक है बच्चों, इजी, ऑलराइट। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है रीडिंग फॉर डिटेल। अब अगला पार्ट जो है हमने करना है रीडिंग फॉर डिटेल, यानी देखेंगे कि कुछ ऐसी बातें जो हमें डिटेल के बारे में बताएंगी। ओके, हम डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? दरख्तों को काटने का क्या नुकसान होगा, उसकी वजह से क्या क्या फेस करना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ इट्स कॉजेज? और डिफॉरेस्टेशन की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, कॉजेज क्या हैं, रीजंस क्या हैं, ये आपने बताने हैं। मैंने यहाँ लिखा है वाइल्ड एनिमल्स विल लूज देयर हैबिटेट, यानी जो जंगली जानवर है उनकी रहने की जगह चली जाएगी। वाइल्ड एनिमल्स अगर शहर में या कंट्री साइड की तरफ आ जाए तो सब उनको डर के भगा देंगे, सब उनसे डर जाएंगे, उनको भगा देंगे। लेकिन अगर वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर ही रहें तो वो उनका हैबिटेट है ना, उनकी जगह है, उनके रहने की जगह है। ठीक है, तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर दोगे ज्यादा से ज्यादा तो वाइल्ड एनिमल्स अपनी हैबिटेट खो देंगे, और अगर आपको आपके घर से निकाला जाए तो क्या आप सरवाइव कर सकेंगे? नहीं। इसी तरह वाइल्ड एनिमल्स को फॉरेस्ट में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन इसलिए नहीं करनी चाहिए, ये इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, इसका एक नतीजा है। डिफॉरेस्टेशन का एक और हमारे पास जो रीजन है, जो कॉज है, उसके बारे में बात करते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज कॉज्ड ड्यू टू मेकिंग बिल्डिंग्स। पीपल वांट टू मेक बिल्डिंग्स। डिफॉरेस्टेशन क्या की जाती है, इस वजह से कि दरख्तों को काट के वो लैंड का जो एरिया है वहां पे कुछ कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, बिल्डिंग्स बना दी जाए, और रेस्ट हाउसेस बना दिए जाएं, टूरिस्ट स्पॉट्स बना दिए जाएं। इसके अलावा एक और रीजन जो है वो है लॉगिंग, यानी दरख्तों की जो लकड़ी होती है उसको काट के उसको लॉग किया जाए, उसको सेव किया जाए, उसको बेचा जाए, उससे पैसे आए। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है सेलिंग वुड। तो ये सारे कॉजेज भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी बच्चों आपके जहन में जो भी कॉज आता है कि डिफॉरेस्टेशन क्यों की जाती है, ठीक है, वो रीजन आप यहाँ लिख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और ये जो बात है रीडिंग फॉर डिटेल की, इस बात का मतलब है कि आपने सोचना है, सोच के यहाँ पर आंसर लिखना है। मैंने कुछ आपको सिर्फ हिंट्स दिए हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, इन द सेकंड पैराग्राफ which cause tells you that the writer wants other people to appreciate the place as well as himself। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर आपको क्या लगता है कि राइटर को क्यों लग रहा है या वो ये क्यों चाहता है कि दूसरे लोग भी इसी तरह अप्रिशिएट करें मरी को जैसे राइटर खुद करता है। तो ये जो वर्ड्स आपकी बुक में उस टेक्स्ट के अंदर सेकेंड पैराग्राफ में लिखे हैं, आई होप दैट फ्यूचर जनरेशंस विल बी एबल टू एंजॉय इट एज आई डिड, यानी राइटर ये कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बाद आने वाली जनरेशंस या मेरे बाद आने वाले लोग, यूथ, वो क्या करेगी, दे विल बी एबल टू एंजॉय इट। अगर डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी तो वो भी सबको एंजॉय कर सकेंगे। तो ये राइटर के वर्ड्स थे, इनको यूज करते हुए आपने क्या करना है, आंसर बनाना है। ठीक है, ऑलराइट। नंबर 4, इन द थर्ड पैराग्राफ व्हिच वर्ड्स टेल यू द इफेक्ट ऑफ द किलिंग ऑफ द पैंथर ऑन द पीपल। आपने बताना है कि थर्ड पैराग्राफ में कौन सी बात आपको ये बता रही है कि पैंथर के किल करने का, जो डंकी को उसने किल किया था, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है लोगों के ऊपर। ठीक है, इस बात को यहां पढ़ते हैं। देयर वाज अ कमोशन अराउंड द कंट्री साइड, पीपल वुड नॉट फॉरगेट द एक्साइटमेंट, दे वर हॉरिफाइड, यानी डरे हुए थे। पुलिस वाज वाइडली कंडेम्ड, जब वो सारा इंसिडेंट हुआ और उसके बाद जब वो पैंथर वहां से बच के कंट्री साइड पे आ गया और आगे चित्राल की और दूसरी जगहों के ऊपर जहां जहां वो स्पॉट किया गया था, जहां जहां उसको देखा गया था, तो पुलिस को कंडेम किया गया था। एवरीबडी वाज हॉरिफाइड, दे वर एक्साइटेड एट फर्स्ट, जैसे राइटर हमारा एक्साइटेड था, बट बाद में दे वर हॉरिफाइड। ठीक है, उनको डर था, वो खौफनाक सूरत हाल में आ गए थे। पुलिस वाज वाइडली कंडेम्ड, पुलिस को बुरा भला कहा गया था कि पुलिस इसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले पाई थी। ठीक है, यहाँ तक बच्चों ये 3 सवाल इस तरह के थे जिनके बारे में हम थोड़ा सोच के जवाब दें। ठीक है, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं चाहती हूँ कि आप उनके भी आंसर्स करें, लेकिन मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी करवा दिए। यहाँ तक हमारा ये लेसन खत्म होता है और हमने मिलके आज जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ी है वो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग के बारे में थी, जिसको आप पर्सनल राइटिंग भी कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम करेंगे एक और एक्सरसाइज। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।